नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में देखो अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं डिस्कस करने वाले, तो दो आर्टिकल्स हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स से डिस्कस करेंगे, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का और एक इंडियन एक्सप्रेस का। पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का। इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं ना, इस फेनोमेनन से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल कॉफी एक्ट 1942 का, इसको रिप्लेस करने के लिए पार्लियामेंट में एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है। क्या है उस बिल के प्रोविजंस? डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले फिलैंथ्रोपी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी। अरविंद गोयल, ये यूपी के मुरादाबाद के एक डॉक्टर हैं। पिछले काफ़ी सालों से मुरादाबाद के काफ़ी प्रतिष्ठित और बेस्ट डॉक्टर्स में आते हैं, और अब इन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपने 600 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है ना, उसे डोनेट करेंगे यूपी सरकार को। फिलैंथ्रोपी का देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने कहा 50 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी 25 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट करूंगा। और इन्होंने ना कोविड के समय भी बहुत अच्छा काम किया। मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास के विलेजेस में इन्होंने फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की। 4 बार अलग अलग प्रेसिडेंट्स से इनको अवार्ड मिल चुका है। और अब एक यूपी सरकार का 5 मेंबर्स का एक पैनल एस्टीमेट लगाएगा कि इनकी प्रॉपर्टी की ट्रू वैल्यू है क्या। तो पॉजिटिव न्यूज़ है, आंसर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडियन स्टूडेंट्स के विदेशों में पढ़ने के लिए जाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, और ये जो फेनोमेनन है ना, साल दर साल इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 2022 में रिकॉर्ड संख्या में स्टूडेंट्स इंडिया से दूसरे देशों में गए पढ़ने के लिए। राज्यसभा में एक क्वेरी के जवाब में आंसर दिया गया। आज के समय में देखो टोटल 11.3 लाख स्टूडेंट्स जो हैं, यानी 11,30,000 स्टूडेंट्स इंडिया से हैं जो दूसरे देशों में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, एक तरफ जहां रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, $1 में आजकल 80 रुपये आते हैं, तो मतलब इंडियन स्टूडेंट्स का विदेशों में पढ़ना और भी ज़्यादा महंगा हो गया है। लेकिन बावजूद इसके विदेशों में पढ़ने के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम होने के बजाय इंक्रीज हो रही है। ऐसी भी खबरें आपने सुनी होगी, अपने आसपास या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी। बहुत से पेरेंट्स अपना घर बार बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ाई कर सकें। और ये जो बच्चे हर साल इंडिया से पढ़ने के लिए जाते हैं ना दूसरे देशों में, $30 बिलियन का रेवेन्यू जो है वो इंडिया खो देता है। इतना ये खर्च करते हैं वहां पे जाके। अब इसका देखो कुछ परसेंट भी इंडिया में एजुकेशन पे लगाया जाए ना, यूनिवर्सिटीज पे और कॉलेजेस पे, तो बड़ा इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। हायर एजुकेशन में कई सारे नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार 2018 में 8 नए IITs के लिए सरकार ने जो रिवाइज्ड बजट एलोकेट किया ना, वो था अराउंड 13,990 करोड़, यानी अराउंड $2 बिलियन। तो सोच के देखिए, $30 बिलियन तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हर साल खर्चा कर देते हैं विदेशों में जाके, और $2 बिलियन से तो सरकार ने नए 8 IITs खड़े कर दिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने के बजाय दूसरे देशों में जाते क्यों हैं पढ़ने के लिए? मतलब कि देखो, जब पेरेंट्स को इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और पिछले 2 दशकों में इंडिया में तो इतने सारे प्राइवेट कॉलेज खुले भी हैं, तो बावजूद इसके फिर इंडियन स्टूडेंट्स दूसरे देशों में क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? और एक चीज देखो, जब इंडियन मूवीज, म्यूजिक, बुक्स, फूड, क्लॉथ्स, एप्स, होटल्स, ये जब विदेशों की एप्स, बुक्स, मूवीज इन सब का सामना कर सकते हैं, तो फिर कॉलेजेस, विदेशों के कॉलेजेस का सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे देखो 5 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, आप ना काफी कंपेयर करके देखिए, एक एवरेज इंडियन कॉलेज और एक एवरेज
फॉर एग्जाम्पल यूके या फिर यूएस का कॉलेज, आपको ना काफ़ी फ़र्क मिलेगा। अगर हमारे देश में हम कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दें, जैसे देखो आईआईटी है, आईआईएम है, इकोनॉमिक्स में बात करें तो जैसे दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज हैं, लेडी श्री राम कॉलेज हैं, इनको अगर हम छोड़ दें तो क्या आपको हायर एजुकेशन में कुछ इंडियन ब्रांड्स नज़र आते हैं? बहुत कम नज़र आएंगे। मतलब ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने अपने आप को एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश किया है, जैसे आईआईटी का, आईएम का अपना ब्रांड है। ब्रांड देखो अच्छी एडवर्टाइजमेंट से नहीं बनता। लवलीन प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, आइए यहां पर, ऐसे ब्रांड नहीं बनेगा। ब्रांड बनता है ट्रस्ट से, एक्सीलेंस से, कटिंग एज नॉलेज एंड एथिक्स से, और ना इसमें लंबा समय लग जाता है। सिर्फ अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव कैंपसेस बनाने से आउटकम अच्छी नहीं आएगी। आप कुछ एडमिशन तो ले लोगे स्टूडेंट्स को ललचा के, लेकिन वो स्टूडेंट से जब वहां से जब पास आउट होएगा ना, डिग्री करके निकलेगा, तो उसने क्या कुछ सीखा है, उसके बेस पे आगे आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एसेस करते हैं कि क्या हुआ, मतलब उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब 4 साल मान लीजिए लवलीन प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, पता लगे मेरे ऊपर केस कर दें, लेकिन एग्जांपल है, लवलीन प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मान लीजिए 4 साल का कोर्स करवा दिया, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर वही बच्चा यहाँ से पास आउट होकर अपने घर बैठा रहेगा तो फिर पता लग जाएगा ना आने वाले स्टूडेंट्स को, तो कुछ नहीं है, जॉब भी नहीं लगी उसकी, तो लवली यूनिवर्सिटी में एमबीए या फिर बीटेक करके आया है या फिर आई है। कहने का मतलब देखो ये है, यूके का 300 साल पुराना जो कॉलेज है ना, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि इंडिया का कोई एवरेज कॉलेज हो। क्योंकि यूके का जो 300 साल पुराना जो कॉलेज है ना, उस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। एथिक्स शो किए हैं उस कॉलेज ने पिछले 300 सालों से। बेशक ये हो सकता है कि हाँ अभी के समय के हिसाब से उस कॉलेज ने अपने आप को थोड़ा अपडेट कम किया हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में कम पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन फिर भी वो 300 साल पुराना जो ब्रांड है ना, वो आज भी कायम है। इसके बाद आता है दूसरा रीजन। दूसरा रीजन ये है, देखो हमारे देश में जो कॉलेजेस पहले ब्रांड बन गए थे ना, जिनको काफी साल पहले प्रीमियम माना जाता था, वो आज भी प्रीमियम है। नए कॉलेजेस अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब वो रिस्पेक्ट हासिल कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 20 साल पहले भी आईआईटीज की वैल्यू थी, आज भी आईआईटीज की वैल्यू है। 20 साल पहले भी आईएम की वैल्यू थी, इवन और पीछे चले जाइए, आज भी आईएम की वैल्यू है। इवन नए आईआईटी भी सरकार ने खोल दिए, उनको भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, उतना ट्रस्ट स्टूडेंट्स का नहीं मिल पा रहा है जितना कि पुराने आईआईटीज को मिल पा रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत है। कॉलेज का नाम चेंज करने से या फिर ब्रांड जो है वो डाइल्यूट करने से, जैसे आईआईटी ज़्यादा खुल गए, काम नहीं चलेगा। काम ऐसे चलेगा कि वहाँ पे कौन सी फैकल्टी काम करती हैं, फैकल्टी कितना सीरियस है, उस कॉलेज में वर्क एथिक्स कैसे हैं, इंस्टीट्यूशन की वैल्यूज़ कैसी हैं, इससे रेपुटेशन बनती है। नए कॉलेजेस में ये सब नहीं देखने को मिलता है। अब तीसरा रीज़न देखिए, आप देखो अक्सर न्यूज़पेपर्स में ना बड़ी बड़ी ऐड देखते हो। चंडीगढ़ की एक चितकारा यूनिवर्सिटी है, बहुत ऐड आती हैं। शारदा यूनिवर्सिटी, लवलीन यूनिवर्सिटी, श्री राम कॉलेज जैसे, मतलब जो साउथ का, एक बहुत ऐड आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐड देते हैं, वो बड़े बड़े होर्डिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे सड़कों पे, हाईवेज वगैरह पे जब आप जाओगे। लेकिन देखो हार्डवेयर तो आपने अच्छा कर लिया, मान लिया कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रोवाइड कर लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर तो आपका बेकार है ना। सॉफ्टवेयर मतलब वही चीज़ें, वर्क एथिक्स, फैकल्टीज कैसी हैं और वर्क एथिक्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें क्या पढ़ाया जा रहा है, वो तो उसमें तो आप अभी भी लैग कर रहे हो ना। और ना कॉलेजेस को चलाने वाला पर्सन ना विजनरी होना चाहिए, आगे का देख के। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस है ना, उनको कौन चलाता है? रैंडम बिजनेसमैन, जिनका प्रॉफिट होता है पैसा कमाना, या फिर कोई रिटायर्ड प्रोफेसर होगा जिसको लाया गया है बिजनेसमैन के द्वारा कॉलेज को या फिर यूनिवर्सिटी को लीड करने के लिए। लेकिन राइटर के अनुसार ये जो लोग हैं ना उपयुक्त नहीं है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज चलाने के लिए। कॉलेज चलाने वाला जो पर्सन है ना, वो विजनरी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट रीजन,
काफ़ी समय से हम बात कर रहे हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दी गई है इंडिया में कैंपस ओपन करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आई नहीं है। अभी तक किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी ने अपनी ब्रांच इंडिया में ओपन की नहीं है। देखो, इससे अच्छा कि इंडियन स्टूडेंट्स जाएं विदेशों में इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, इससे अच्छा तो यही है ना, कम से कम ये फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में ही आ जाएं और इंडियन स्टूडेंट्स इन्हीं की इंडिया की ब्रांचेज में पढ़ लें, तो भी बहुत पैसा, बहुत रेवेन्यू बचाया जा सकता है। और होगा क्या, जब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपनी ब्रांचेज ओपन करेंगी ना, तो इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो भी बहुत कुछ सीखेंगी इन लोकल ब्रांचेज से। वर्क एथिक्स सीखेंगी, कैसे ये कामकाज करती हैं वो सीखेंगी, तो कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे देश में देखो, इवन जो ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, वहाँ से अगर स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो क्या गारंटी है जॉब मिल जाएगी। हमारे देश में ना टॉप 2% को अच्छी जॉब्स मिल पाती हैं। जो टॉप 2% मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं ना, उनको अच्छी जॉब मिल पाती हैं, वो भी ज़्यादातर जॉब मिलती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। लेकिन होना ये चाहिए कि कम से कम हम टॉप 20% को तो एकोमोडेट करें, कम से कम बाकी जो 80% है उनकी भी जॉब लगे, लेकिन वो मतलब दूसरे सेक्टर्स में चले जाते हैं या फिर थोड़ी ठीक ठाक जॉब लग जाती है तो वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम टॉप 20% की तो अच्छी जॉब्स लगनी ही चाहिए। वो लगती नहीं है, जबकि वो स्टूडेंट्स होते हैं। टॉप 20% में जो आएगा वो देखो मेरिटोरियस ही तो है, तो वो विदेशों में जब जाते हैं पढ़ने के लिए तो उन्हें आसानी से जॉब मिल जाती है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग, स्टूडेंट्स जाते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए। अब देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये एजुकेशन से संबंधित नहीं है, जनरल पॉइंट है इकोनॉमी से संबंधित। मतलब हमें हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, मैसिव ग्रोथ इंश्योर करनी होगी हमारे देश की इकोनॉमी की, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा देश को वर्ल्ड का। इसके लिए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना होगा, सरकार एक इकोसिस्टम तैयार करे, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स ताकि जनरेट हों। देखो, हमें ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि एक एवरेज जो यूथ है ना हमारे देश में, वो स्विगी जोमेटो में जॉब ना करे, वो बेहतर डिजर्व करता है। जॉब देखो ये भी बेकार नहीं है, मतलब कोई भी जॉब बेकार नहीं होती, हर एक जॉब की अपनी डिग्निटी है। लेकिन बात ये है ना कि अगर देश के यूथ का पोटेंशियल हम बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएँ, तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना, तभी तो समाज ग्रो करेगा, तभी तो देश के जो सिटीजन्स हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपलिफ्ट होगा। समझ गए? मतलब पोटेंशियल जरूर यूटिलाइज होना चाहिए। जोमेटो स्विगी की जॉब करने से उतना पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं होता है, बहुत सारे यूथ में पोटेंशियल होता है। मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले जब मैं ईस्ट पटेल नगर में रहा करता था, दिल्ली में, राजेंद्र नगर के पास है ईस्ट पटेल नगर, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर का एरिया है। एक बार ना मैंने कुछ ऑर्डर किया जोमेटो से, जानते हो कौन मिला? मतलब जो डिलीवरी देने आया ना, वो एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट था। हालांकि उसने ना अभी अभी तैयारी स्टार्ट की थी। बातों बातों में उसने बताया कि 2 महीने हो चुके हैं डिलीवरी करते हुए, और वो डिलीवरी करता है ताकि अपनी प्रिपरेशन का खर्चा उठा सके। एक दिन में 4 घंटे के लिए वो डिलीवरी करता है। तो देखो, मेरी जगह आप होते तो उसको गाइड करते, उसकी मदद करते, वो सब मैंने किया। लेकिन मैंने उसको एक चीज़ ये समझाई कि भाई तुम ये डिलीवरी क्यों कर रहे हो? अगर मान लो 4 घंटे आपको काम ही करना है तो कम से कम आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए और कुछ कर लीजिए, जिससे आपकी जो स्किल है, आपको जो पोटेंशियल है, वो तो कम से कम यूटिलाइज हो ना। तो ये बात उसको भी लॉजिकल लगी। पॉइंट आप समझ गए ना? देखो, जोमेटो और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स है ना, दे आर ग्रेट गाइज, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए, बहुत एडवर्स कंडीशंस में वो काम करते हैं। लेकिन अगर देखो कोई अपने पोटेंशियल के हिसाब से जॉब करे ना, तो इससे ना सिर्फ उस इंडिविजुअल को फ़ायदा होता है, समाज को फ़ायदा होता है, बल्कि देश को भी फ़ायदा होता है। तो अंत में राइटर ये बोलते हैं, हमें ना किसी को जज नहीं करना चाहिए कौन विदेश में पढ़ने के लिए जा रहा है, इंडिया में स्टडी नहीं कर रहा है। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि इंडिया में बेहतर कंडीशंस हों, ताकि लोग विदेश में जाने के बजाय सोचें कि हाँ, इंडिया में ही पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। आप इमोशंस के नाम पर किसी को रोक नहीं सकते कि देश में पढ़ो, देश के लिए पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा, ऐसे किसी को आप रोक नहीं सकते। हर एक के पास अधिकार है अपने पोटेंशियल को परस्यू करने का। तो इसलिए देश में बेहतर कंडीशंस जब हम बनाएंगे ना, तभी ये एक्सोडस इंडियन स्टूडेंट्स का रुकेगा बाहर जाने से। चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कॉफ़ी प्रोडक्शन से संबंधित है। कॉफ़ी एक्ट जो कि एक पुराना एक्ट है 1942 का, इसको रिप्लेस करने के लिए सरकार एक नया बिल लेके आई है पार्लियामेंट में। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो आर्टिकल को। देखो, इससे पहले कि आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन कॉफ़ी प्रोडक्शन से संबंधित। क्लाइमेट चाहिए कॉफ़ी को उगाने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड, 15 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और जब देखो कॉफ़ी बेरीज यानी कॉफ़ी का जो फ्रूट है वो पकता है ना, उस समय ड्राई वेदर का होना ज़रूरी है। कॉफ़ी के पौधे में ये जो कॉफ़ी फ्रूट है ना, इसको कॉफ़ी बेरी या फिर कॉफ़ी चेरी कह देते हैं। तो जब ये पकता है उस समय ड्राई वेदर का होना ज़रूरी है। रेनफॉल चाहिए 150 से लेकर 250 mm के बीच में, हाई रेनफॉल चाहिए। लोकेशन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। स्टेट्स की बात करें, कर्नाटका में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इंडिया की पोजीशन पूरे वर्ल्ड में 6th नंबर पे है कॉफ़ी प्रोडक्शन के मामले में, यानी 6ठे नंबर पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है। और जितनी कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उसमें से 65 से लेके 70% के बीच में एक्सपोर्ट हो जाती है। हमारे देश में लोग चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कॉफ़ी के। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, दूसरे देशों में लोग कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आप आसपास पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखोगे ना, चाय पीने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन वेस्टर्न कल्चर अब धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है ग्लोबलाइजेशन के बाद में। तो जो थोड़े थोड़े जिनके पास पैसे हैं, जो हॉलीवुड की मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, वो अब कॉफ़ी पसंद करने लगे हैं धीरे धीरे। और एक चीज़, हमारे यहाँ पे ना दूध की चाय बनती है ज़्यादा, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, चाइना में, इवन साउथ कोरिया में, वहाँ पे दूध की चाय नहीं मिलेगी आपको। ग्रीन टी मिलेगी या फिर ब्लैक टी मिलेगी, दूध वाली चाय कम मिलेगी, बहुत कम। खैर, ये कॉफ़ी के टाइप्स हैं। देखो, रोबस्टा, एक्सेल्सा, लिब्रिका और अरेबिका। हमारे देश में ना 2 प्रोड्यूस होती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। ये वर्ल्ड के कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाले देश हैं। कॉफ़ी बेल्ट है वर्ल्ड की, आप कह सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी कभी कभी प्री में पूछ लेती हैं। ये 2008 में पूछा था। आजकल यूपीएससी जिस प्रकार से पेपर बना रही है, यूपीएससी कोई पैटर्न वगैरह सेट होने नहीं देती। जैसे पहले बोला जाता था कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती, अब तो स्पोर्ट्स के भी पूछने लगी हैं। इस बार तो ज़्यादा ही हैरान कर दिया। मैच द फॉलोइंग के बजाय ये पूछ लिया आंसर्स में कितने पेयर सही हैं, कितने पेयर गलत हैं। देखो, इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट ये है, 80 साल पुराना जो कॉफ़ी एक्ट है ना, उसको रिप्लेस करने के लिए सरकार बिल लेके आई है, कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। 1930s में ना इंडिया की कॉफ़ी इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी। कॉफ़ी के पौधों में पेस्ट और डिजीज़ काफ़ी लग रहे थे। ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में। इस वजह से कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई थी और इंडिया से तो ज़्यादातर कॉफ़ी एक्सपोर्ट ही होती थी। कॉफ़ी प्लांटर्स को बहुत नुकसान हो रहा था, तो उसमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। सरकार ने एक एक्ट बनाया, कॉफ़ी सेस एक्ट, और इस एक्ट के तहत नवंबर 1935 में फर्स्ट इंडियन सेस कमेटी भी बनी। इस कमेटी को ऑर्डर दिया था, मतलब सरकार ने इस कमेटी को बोला था कि आप विदेशों में इंडियन कॉफ़ी की जो सेल है उसे प्रमोट कीजिए और लोकली भी इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम करें, इसके लिए अवेयरनेस फैलाइए, प्रमोट कीजिए कॉफ़ी को, सीधी सी बात है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, हालात और ज़्यादा बिगड़ गए, कॉफ़ी प्लांटर्स और ज़्यादा नुकसान झेलने लगे। और जो सेस कमेटी सरकार ने बनाई थी ना 1935 में, ये सक्षम नहीं साबित हो रही थी इस प्रकार की सिचुएशन से डील करने के लिए। तो सरकार ने ना फिर 1942 में एक बोर्ड बना दिया, कॉफ़ी बोर्ड। कॉफ़ी एक्ट 1942 आया था और उसी के अंतर्गत ये कॉफ़ी बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया। काम इसको वही दिया गया था, कॉफ़ी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को प्रमोट करना। बोर्ड को बोला गया था कि आप कॉफ़ी इंडस्ट्री की मदद कीजिए मार्केटिंग में, प्रमोशन में, कंजम्पशन में, फाइनेंस में एंड R&D में। और देखो 1991 तक, 1991 में तो आपको पता है LPG रिफॉर्म्स आ गए थे इंडिया में,
1991 तक ये कॉफ़ी बोर्ड पता है क्या काम करता था? हमारे देश में जितने भी कॉफ़ी प्लांटर हैं ना, वो थोड़ी बहुत अपने पास कॉफ़ी रखते घरेलू कंजप्शन के लिए, बाकी अपनी सारी की सारी फसल दे देते कॉफ़ी बोर्ड को, और प्लांटर्स की तरफ से कॉफ़ी बोर्ड वो फसल बेचता डोमेस्टिकली या फिर विदेशों में। समझ गए? सिस्टम ये था, लोकल जो कॉफ़ी प्लांटर थे ना, वो एक क्यूरिंग फैक्ट्री में अपनी फसल जमा करवा देते। क्यूरिंग फैक्टर जहाँ पे फूड को प्रिजर्व करके रखा जाता है, थोड़ी बहुत प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है, तो वहाँ पे वो अपनी कॉफ़ी की फसल को जमा करा के रखते थे, जहाँ पे कॉफ़ी को ड्राई किया जाता था। उसके बाद में उन्हें थोड़ा एडवांस मिल जाता था कि उन्होंने अपनी फसल जमा करवाई है। ये कायदे से मतलब क्यूरिंग फैक्ट्री में जमा करवाना, मतलब क्यूरिंग फैक्ट्री से फिर जाती थी कॉफ़ी बोर्ड के पास। कॉफ़ी बोर्ड ही बोलता था कॉफ़ी प्लांटर को कि पहले आप इस फैक्ट्री में लेके आइए। तो फैक्ट्री वाले जो थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करते थे ना कॉफ़ी की, इसके कुछ चार्जेस लगते थे, और कॉफ़ी बोर्ड वाले फाइनली जब पैसा देते ना कॉफ़ी प्लांटर को, उसमें से पैसा काट लिया जाता फैक्ट्री में प्रोसेसिंग का भी। समझ गए? तो मतलब ये था, जैसे A, B, C, D ये 4 कॉफ़ी प्लांटर हैं। ये पहले अपनी फसल लेके जाएंगे क्यूरिंग फैक्ट्री के पास में, जहां पे कॉफ़ी की प्राइमरी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद सारी की सारी फसल जाएगी कॉफ़ी बोर्ड के पास से, और कॉफ़ी बोर्ड फिर फसल को बेचेगा या तो विदेश में या फिर डोमेस्टिकली। और फसल बेच के जब पैसा आएगा, फिर वो पैसा कॉफ़ी की फसल की रेटिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्लांटर्स में। तो इस प्रकार से 1991 तक कॉफ़ी को बेचा जाता था कॉफ़ी बोर्ड के द्वारा कॉफ़ी प्लांटर से उनकी फसल लेकर। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो फिर आज़ादी दी गई प्लांटर्स को कि डायरेक्टली आप अपनी फसल जो है वो बेच सकते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद कॉफ़ी बोर्ड का काम तो सिर्फ देखो एडवाइजरी रह गया है। एडवाइस देता है कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे एक्सपोर्ट को और बूस्ट किया जा सकता है, डोमेस्टिक मार्केट की डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, ये सब काम रह गए हैं कॉफ़ी बोर्ड के अब नाम मात्र के। अब देखो, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि ना 1942 का जो कॉफ़ी एक्ट है ना, वो पुराना हो चुका है, काफ़ी सारे प्रोविजंस तो रिडंडेंट हैं। जैसे कॉफ़ी बोर्ड अब वो सब काम करता ही नहीं जो पहले किया करता था। तो अब एक नए बिल की आवश्यकता है अभी की सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए हम ये नया बिल लेकर आए हैं। अब कुछ चीज़ें क्या होंगी? सबसे पहली चीज़ तो ये होगी, ये कॉफ़ी बोर्ड ना अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर डाला जा रहा है नए बिल की सहायता से, ताकि जो एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा पहुंचाया जा सके कॉफ़ी प्लांटर्स को, कॉफ़ी ग्रोअर्स को। ड्राफ्ट कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022 पहली बार रिलीज़ किया गया था इसी साल के जनवरी में। इस बिल में प्रोविज़न ये है, 1942 के एक्ट का अच्छा खासा पोर्शन जो है वो हटा दिया गया है, जो कि देखो फसल की पूलिंग से डील करता है, कमोडिटी की मार्केटिंग से डील करता है, क्योंकि ये चीज़ें तो अभी है ही नहीं ना। पूलिंग वगैरह पहले हुआ करती थी 1991 से पहले, जब एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए थे। तो वो खामखा के एक्ट में अभी भी प्रोविजंस पड़े हैं, तो उनको हटाया जा रहा है। इसके अलावा नया जो कानून है वो कंसर्न है प्रमोटिंग द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इंडियन कॉफ़ी इंक्लूडिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी अब इंडियन कॉफ़ी की सेल की जाएगी। अब गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस मतलब काफ़ी कम होगी। पहले गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा थी, इस पर डायरेक्टली जो कॉफ़ी ग्रोअर्स है ना वो नहीं बेच पाते थे। सरकार की काफ़ी कंडीशंस थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। ब्रांड वाले तो बेच पाते थे, जैसे नेस्कैफे, ब्रू, ये तो बिकते ही हैं, लेकिन जिनका कोई ब्रांड नहीं है ना वो डायरेक्टली नहीं बेच पाते थे। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस का उन्हें सामना करना पड़ता था। तो बिल में ये भी प्रोविज़न है कि इंडियन कॉफ़ी जो है ना, इसमें फर्दर साइंटिफिक रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, इकोनॉमिक रिसर्च, ये सब चीज़ें की जाएगी और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जाएगा। तो ये हमने बात की नए कॉफ़ी बिल के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।